दोस्तों आप लोगों को ये पहले तो ये बताना है कि आप लोग किस स्टेट से आते हैं और आप लोगों का बैंक अकाउंट किस स्पेसिफिकली बैंक में है। क्योंकि जब से हमारे देश के अंदर में डिमोनेटाइजेशन देखने को मिला कि भाई साहब हमारे देश के अंदर में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे और उसके बाद में कोविड 19 जब यहाँ पर हमारे देश के अंदर में नहीं आया, ये तो हालांकि दुनिया में आया, तो इसने दुनिया के अंदर में एक नया जगत, एक नई एक नींव डाल दी कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन खाना, ऑनलाइन कैब बुक करना। दोस्तों आप लोगों को ये पहले तो ये बताना है कि आप लोग किस स्टेट से आते हैं और आप लोगों का बैंक अकाउंट किस स्पेसिफिकली बैंक में है। मैं वहां पर अपने जो साइबर फ्रॉड वाले हैं उनको बैठाऊंगा, मैंने कहा इसके अकाउंट में से पैसे उड़ाओ। मतलब आप लोगों को कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी कि किस राज्य में सबसे ज्यादा दिक्कत है आज की डेट में और कौन कौन से बैंक इसकी वजह से इंपैक्टेड हुए हैं और कितना साइबर फ्रॉड आज की डेट में हो रहा है, इसका रीजन क्या है और इसके सॉल्यूशन क्या है। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा आज ही के न्यूज़पेपर में। अगर आप लोग यहां पर जाओगे डेटा वाले पॉइंट पर, तो पूरा डिटेल में ये दिया गया है, पूरा का पूरा उसी का मैं एनालिसिस करने वाला हूं पूरा डिटेल में। चार्ट वाइज समझाया गया है, तो सारे चार्ट भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, थ्योरी में एक्सप्लेन हो जाएंगे सारे के सारे चार्ट भी कि क्या क्या चीजें यहां पर आप लोग को देखने को मिल रही है। बस थोड़ा सा ध्यान से सुनते हुए चलिएगा आप लोग यहां पर। सबसे पहले बात करते हैं कि ये न्यूज में क्यों आया है। क्योंकि हमारे देश के अंदर में आज की डेट में डिजिटल ट्रांजेक्शन इतना बढ़ गया है डीमोनेटाइजेशन के बाद में और कोविड 19 के बाद में कि हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल है। और मैं तो रियलिटी में बताऊं, मेरे पर्स के अंदर में कैश जो है वो ना के बराबर रहता है। 99% चीजें मैं अपने मोबाइल से ही करता हूँ, चाहे तो अपने बैंक का अपना जो है बेसिकली जो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, या फिर जैसे पेटीएम हो गया या गूगल पे हो गया या फोन पे, इनका इस्तेमाल कर लेता हूँ। और नहीं भी अगर इनमें से बोलो तो भीम ऐप जो है वो आप लोग आसानी से, मैं भी उसका इस्तेमाल करता हूँ भीम ऐप, तो वो भी अच्छा है। तो मतलब कई सारे पेमेंट गेटवे आज के डेट में मेरे मोबाइल में है, तो इसकी वजह से कैश बिल्कुल खत्म हो गया है। पर लेकिन सोच के देखो, किसी को मेरा मोबाइल हाथ लग जाए और मेरे मोबाइल का उसको पासवर्ड पता चल जाए, तो वो सब कुछ एक इधर उधर कर सकता है 1 मिनट के अंदर में। तो यहाँ पर इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाना, इतने सारे एप्लीकेशन है मोबाइल के अंदर में, वो एप्लीकेशन कैसे काम करते हैं उसके बारे में जानना। तो ये एग्जाम के साथ साथ में हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से हमारे देश के अंदर में डिमोनेटाइजेशन देखने को मिला कि भाई साहब हमारे देश के अंदर में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे और उसके बाद में कोविड 19 जब यहाँ पर हमारे देश के अंदर में आया, ये तो हालांकि दुनिया में आया, तो इसने दुनिया के अंदर में एक नया जगत, एक नई एक नींव डाल दी कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन खाना, ऑनलाइन कैब बुक करना। तो ऑनलाइन की एक पूरा पैरेलल में एक पूरी इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी इसने। देखो ये तो इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई जबरदस्ती से, ऐसा नहीं कि भाई साहब हम लोग इसके लिए प्रिपेयर थे, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे घर वाले फोन करके कह रहे हैं तुम्हारी शादी है अगले हफ्ते आ जाना। तो भाई ऐसा लगेगा जिंदगी बदल गई, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो बिल्कुल ऐसा ही था। वरना ये बोले कि भाई तुम्हारे लिए सोच रहे हैं कि रिश्ता देख लेते हैं, तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में। तुम सोचो कि हाँ अभी रुक जाओ यार 1 डेढ़ साल और, तो आप लोग माइंड बनाओ, फिर घर वाले थोड़ा और आके लेके चले। वरना ऐसा हो कि तुम घर गए और किसी लड़के वाले को या लड़की वालों को बुला लिया भाई साहब देखने के लिए, तुमको पता ही नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये कोविड 19 और डिमोनेटाइजेशन बिल्कुल ऐसे ही थे। तो लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, इनको फोर्स किया गया है इसके लिए, बेसिकली आप लोग ये समझ सकते हैं। जब फोर्स किया जाता है तो मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है, तो बहुत सारी गलतियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो वही सारी गलतियां आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिली, क्योंकि जब यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी किसी के पास में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, कोई उल्टी सीधी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए हमारे देश के अंदर में डिजिटल ट्रांजेक्शन तो बहुत ही इंप्रूव हो गए रैपिडली, पर लेकिन रियलिटी में उससे रिलेटेड जो एक तरीके से दिक्कतें हैं वो भी उतनी सारी बड़ी, जिनको आप लोग साइबर फ्रॉड बोलते हो, तो भी उसी लेवल पर आप लोगों को देखने को मिली। तो खुद यहाँ पर डेटा पब्लिश किया जा रहा है हमारे देश की रेगुलेटरी बॉडी जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। जैसे हमारे देश में आरबीआई है, जापान की सेंट्रल बैंक का नाम बताइए, और यूएसए के सेंट्रल बैंक का तो नाम आप लोगों को पता ही होना चाहिए, क्योंकि जब वो कुछ करता है तो भाई साहब सबको कपकपी छूटने लगती है। तो खुद यहाँ पर डेटा प्रस्तुत किया गया कि फिलहाल के टाइम पर अगर आप लोग देखोगे 2020 से लेके 2024, ये थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि आगे मैं जो डिस्कस करूंगा वो 2023-24 का डिस्कस करूंगा, पर यहाँ पर जो डेटा है ये 2020 से लेके 2024 का है। और इससे आप लोग को ये पता चलेगा
कि पहले के कंपेयर में 2019-20 में कोविड-19 तो आया नहीं था, 20 में मतलब मेनली आया कोविड-19। उसके बाद में चीजें जिस तरीके से हुई, कोविड-19 खत्म होने के बाद में जो लोगों ने इस एरिया में घुसकर ये हरकतें करना स्टार्ट करी थी, उनको ये समझ में आ गया कि भाई ये बढ़िया इंडस्ट्री है, ना कुछ ज्यादा मेहनत करनी है, घर बैठे लोगों को लूटना है और पैसा कमाना है। तो इसीलिए आप लोग देखोगे यहाँ पर ये टोटल मिलाकर जो साइबर फ्रॉड किए गए आज की डेट में 3,207 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए समझ लो, आज 7-8 हजार करोड़ रुपए अगर हो जाए तो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। यहाँ पर आधी यूनिकॉर्न कंपनी के बराबर हमारे देश के अंदर में पैसा लूटा गया, फ्रॉड किया गया 2020 से लेकर 2024 के बीच में। और टोटल मिलाकर 5,82,000 साइबर फ्रॉड हुए। ये समझो कि लगभग 6,000 लोगों को चपत लगाई गई। इससे आप लोग ये चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अपने ही लेवल पर खतरनाक चीजें हो गई यहाँ पर। तो ये आज की डेट में जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, खुद आरबीआई यहाँ पर बता रहा है कि ऐसी चीजें देखने को मिली। और मेन कौन थे यहाँ पर, कोविड-19 और यहाँ पर बेसिकली जो डिमोनेटाइजेशन। तो इतनी मुद्दे तो आप लोगों के समझ में आ गए कि भाई साहब कहां से चीजें खराब होनी स्टार्ट हुई है हमारे देश के अंदर में। अब बात करते हैं आगे। अब अगर फिलहाल के ईयर में मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई साहब अभी जैसे 2023 जो है वो चला गया है और 2024 भी जाने की कगार पर है। बस उन्हें कहते हैं कि एक पैर कबर में दूसरा केले के छिलके पर। तो 2024 भी फिसलने वाला है जल्दी। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को नजर आएगी कि साइबर फ्रॉड जो है फिलहाल के टाइम पर 2024 के अंदर में उनमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। तो नंबर ऑफ केसेस जो साइबर फ्रॉड के हैं बैंकिंग सेक्टर ट्रांजेक्शन के अंदर में, जो आप लोग आज की डेट में करते हो, कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो या फिर कुछ इस तरीके से कहीं पर पेमेंट करने जा रहे हो या फिर कुछ भी आप लोग यूज कर रहे हो, तो इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर आप लोग को कहीं पेमेंट करना हो और वहां पर आप लोग के मोबाइल के अंदर में इंटरनेट ना आ रहा हो, तो किसी भी बाहर वाले इंसान से उसका वाईफाई इस्तेमाल कर कर पेमेंट कतई मत करना जिंदगी में, ये बात ध्यान रख लेना। वरना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे और फिर ये बैठकर रोगे कि यार उस दिन वीर भाई की बात मान ली होती तो आज ऐसा ना देखना मिलता। तो कि उसमें आप लोगों को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। और कभी भी साइबर कैफे में जाकर पेमेंट मत करना, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती है। अपने ही मोबाइल में अपना ही सिम का इंटरनेट इस्तेमाल कर कर पेमेंट करनी है, अगर कहीं भी करनी है, अगर रियलिटी में सेफ और सुरक्षित रहना चाहते हो तो यहाँ पर मतलब आप लोग नंबर ऑफ केसेस देखो। और ये मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि 3,000 करोड़ के करीब पैसे गए हैं। मतलब ये नहीं सुना आधे में राम और आधे में गाम। 2024 से लेके 20 तक का अगर डेटा देखोगे 4 साल में 3,207 करोड़ रुपए गए हैं। पर अकेले अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे 2024 में 23-24 में अगर डेटा उतार कर देखोगे तो अकेले में 2,054 करोड़, यानी कि इनकी संख्या इतनी बेहद बढ़ गई है कि आप लोग समझ सकते हैं कि कई गुना यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन निकल कर आ रही है। तो ये आज के डेट में जो डेटा है ये हम लोग को इस चीज के लिए और सतर्क होने के लिए तैयार करता है कि कंडीशन और खराब आने वाले टाइम में होगी ही होगी, क्योंकि और ज्यादा ऑनलाइन चीजें बढ़ती जा रही है यहाँ पर और उसी का हम लोग आज की डेट में खामियाजा भुगत रहे हैं यहाँ पर। तो फाइनेंशियल जो लॉस होता है यहाँ पर ये इंक्रीज जिस लेवल पर हुआ है, सोच के देखो यहाँ पर अभी 2024 पूरा गया नहीं है और 2024 में सोचो यहाँ पर 2023 के कंपेयर में यहाँ 400 है तो यहाँ पर 2,000 हो गया, ठीक है। तो यानी कि 4 पंजे 20 आइडिया लगा के देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, और 2 महीने अभी बाकी है तो हो सकता है कि ये 2,500 करोड़ तक भी पहुंच जाए। तो इस तरीके से आप लोग सिचुएशन समझ सकते हो। तो क्या है रीजन इसकी वजह से, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखने वाला वो है ये, हमारे देश के अंदर में आज की डेट में हम लोग ऑनलाइन पेमेंट तो कर रहे हैं पर लेकिन इसके बारे में हमारे पास में लिटरेसी नहीं है, यानी कि ऑनलाइन बुद्धू हैं हम, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। हमारे हाथ में फोन तो आ गया है पर इस फोन की पावर और इस फोन के नुकसान हमें किसी ने नहीं समझाए। बस हमारे पास में हमारे हाथ में फोन पकड़ा दिया है कि लो सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, पर सिमरन का मरण बन गया है ये किसी ने नहीं समझाया, और कैसे ये आगे और बढ़ेगा वो आप लोग को आगे पता चल ही जाएगा। इस समाज के अंदर में जैसे सिचुएशन देखने को मिलती है कि भाई साहब ये कहते हैं कि एक इंसान को अगर नॉलेज नहीं है, ठीक है यार उस इंसान को नॉलेज नहीं है अच्छी बात है, पर लेकिन एक इंसान को आधी अधूरी नॉलेज है तो आधी अधूरी नॉलेज होना उससे ज्यादा खतरनाक है जिसको नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। ये बात बता दूं रीजन कैसे है। आज की डेट में आप लोग को कार चलानी सीखनी है, तो भाई साहब एक इंसान कार चला रहा है या फिर बाइक चलानी सीखनी है, तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, जो इंसान नया नया सीख रहा है ना अभी, वो बहुत ही कम एक्सीडेंट करेगा क्योंकि वो इतना सतर्क होता है इंसान कि भाई साहब ऐसा लगता है कि अब ना ठुक जाए अब ना ठुक जाए। और जो अपने आप को माहिर समझने लगा है कि भाई साहब अब तो बस हाथ छोड़ के भी बाइक चला लेंगे, अब तो सोते सोते गाड़ी चला लेंगे, सबसे ज्यादा गाड़ी वही ठोकेगा, क्योंकि वो आज की डेट में उस लेवल पर पहुंच चुका है, उसका लगता है कि तू तो महारथी हो गया, और लापरवाह भी हो जाता है महारथी के साथ में। तो हमारे देश के अंदर में भी जिस तरीके से डिजिटल ट्रांजेक्शन आज की डेट में बढ़ रहे हैं, पर लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव साइबर कोऑपरेशन नहीं है कोई। अगर किसी के साथ में साइबर फ्रॉड हो जाए तो उसको ये समझ में नहीं आना कि जाना कहां पर है,
कई बार तो नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जाते हैं, उनको पता नहीं रहता भाई क्या करना है। तो लोगों को एजुकेशन ही नहीं इसके बारे में, अवेयरनेस ही नहीं इसके बारे में साइबर सिक्योरिटी को लेकर कि आप लोगों के मोबाइल फोन को अपडेट करते रहना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, इसको दूसरों को बताना, मम्मी पापा भाई बहन सबको बताना कि अपने मोबाइल को अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हो, अगर आप लोग कि हाँ मोबाइल सही चलता रहे, तो एटलीस्ट एक सप्ताह में ये लिख लेना या फिर इसका रिमाइंडर लगा लेना, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हर सप्ताह में एक बार अपने फोन को रीस्टार्ट कर दिया करो। रीस्टार्ट का मतलब है कि आप लोगों के फोन में कुछ भी अगर गलत चीजें चल रही होंगी, किसी ने कोई अटैक किया होगा, किसी ने कुछ गलत तरीके से कुछ करने की कोशिश की होगी, तो यहाँ पर 95% प्रॉब्लम आप लोगों के मोबाइल की दूर हो जाती है। ये मोबाइल के साथ भी आप लोग कर सकते हैं और लैपटॉप के साथ भी कर सकते हैं। ये काम जरूर करिए करिए, इसको रिमाइंडर लगा लो कि सप्ताह में या फिर 15 दिन में मैक्सिमम एटलीस्ट एक बार अपना फोन रिस्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपना। तो यहाँ पर इससे बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों की दूर होती नजर आएगी। ये अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, और जिसकी वजह से ये दिक्कतें देखने को मिलती है। और सबके बैंक अकाउंट आज की डेट में उसके मोबाइल से ऑपरेट होते हैं, सारे के सारे लोगों ने आज के डेट में एटीएम तक भी जाने बंद कर दिए हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें निकल कर आ रही है। तो इसके बारे में लोगों को, यूजर को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गया? चीजें लिख लेना, जो कुछ ऐसी बातें होती हैं भूल जाओगे आप लोग, तो इनको अपना लिख भी लेना। पीपीटी तो आप लोगों के सामने आप लोगों को मिल ही जाती है, पर लेकिन एटलीस्ट कुछ चीजें अपने इंप्लीमेंट भी कर लिया करो, ठीक है। अब हमारे देश में सबसे खतरनाक चीज क्या है, मैंने बोला था ना कि किस राज्य में सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं महाराष्ट्र के अंदर में। महाराष्ट्र के अंदर में क्यों भाई साहब, दिल्ली के अंदर में क्यों नहीं, महाराष्ट्र क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र हमारे देश के अंदर में कमर्शियल कैपिटल बोली जाती है, कमर्शियल जहां पर सबसे ज्यादा व्यापार होते हैं। ये कहते हैं दो, अभी फिलहाल तो खैर बेंगलुरु को भी बोलने लगे हैं, महाराष्ट्र और आज की डेट में कर्नाटका के अंदर में बेंगलुरु अगर देखो, और फिलहाल के टाइम पर अगर आप लोग हरियाणा में जाओ तो गुरुग्राम वाला एरिया, और अगर उत्तर प्रदेश में जाओ तो ग्रेटर नोएडा एनसीआर वाले रीजन के अंदर में, ये कहीं ना कहीं कमर्शियल हब बनकर उभर रहे हैं हमारे देश के अंदर में। यहाँ पर सबसे ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी यानी कि बिजनेस सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा हाई ट्रांजेक्शन यानी कि सबसे ज्यादा पेमेंट यानी कि लेन देन सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए महाराष्ट्र के अकेले के अंदर में, मैंने कहता हूँ आधे में राम और आधे में गाम, तो महाराष्ट्र में अकेले के अंदर में 25% यानी कि 100 रुपए अगर कहीं पर चोरी होते हैं, तो अकेले 25 रुपए महाराष्ट्र के अंदर में चोरी होते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग महाराष्ट्र से हैं तो आप लोग इस चीज के लिए और सतर्क हो जाइएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में 23% टोटल फ्रॉड का जो लॉस होता है अकेले तमिलनाडु से निकल कर आता है। मतलब दो राज्य हमारे देश के अंदर में जो कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से सबसे ज्यादा पावरफुल राज्य माने जाते हैं, एक राज्य है महाराष्ट्र और दूसरा राज्य है तमिलनाडु। दोनों के नाम आप लोग याद रख लेना। ये हो गया आप लोग का महाराष्ट्र, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो महाराष्ट्र हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया तमिलनाडु। तो दोनों के दोनों राज्य जो कि हमारे देश में इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें सबसे ज्यादा फ्रॉड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई साहब यहाँ पर लोग फाइनेंशियली चीजों को यूज कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन दुनिया भर का कर रहे हैं, बिजनेस सारे आज की डेट में, सब्जी लेने पे जाते हो तो रेडी ठेली पर क्यूआर कोड रखे होते हैं, ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बिहार के अंदर में ये सबसे कम, मैंने कहा नहीं था अभी आप लोगों, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे कि अगर एक इंसान पढ़ा लिखा नहीं है वो फिर भी सही है, अगर कुछ ज्यादा चीजें गलत एक तरीके से मान लीजिए कोई ऑनलाइन सिस्टम यूज नहीं कर रहा वो फिर भी सही है। तो बिहार के अंदर में इतना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होता है, वो करप्शन वाला ट्रांजेक्शन अलग है जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, अभी देखा ना आप लोगों ने। पर लेकिन तीसरे नंबर पर कौन है, दिल्ली, चौथे नंबर पर हरियाणा और पांचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर कर्ण, फिर यहाँ पर, ये यहाँ तक याद रखना, मतलब पांच याद रख लेना आप लोग यहाँ पर एटलीस्ट, ठीक है ना, पांच याद रख लेना। यहाँ पर ये सबसे टॉप पर है, यहाँ पर पांच के छह हो गए बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कर्नाटका, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो ये टॉप आप लोगों को सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड के केसेस इन एरिया में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जहां सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा भाई, जहां जहां पर मीठा होगा वहीं पर ही तो मक्खी आकर बैठेगी, जहां फूल होंगे वहीं तो मधुमक्खी आकर मंडराएगी। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछे सबसे ज्यादा ये फ्रॉड कहां पर हो रहे हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों से पूछूंगा यहाँ पर, जिसका आप लोगों को क्वेश्चन भी देना है। आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे ज्यादा फ्रॉड जो होते हैं वो कौन से बैंक में ज्यादा हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक में ज्यादा हो रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्यादा हो रहे हैं? ये क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर तो आप लोगों से ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार, ठीक है। तो बताइए जरा कि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा हो रहे हैं या फिर बैंकिंग मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा हो रहे हैं? तो इस फ्रॉड में वो भी चीजें समझाई गई है कि अगर आप लोग इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आज की डेट में साइबर फ्रॉड प्राइवेट बैंक में ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक के कंपेयर में। तो यहाँ पर ये चार्ट दिखा रहा है कि कितने फ्रॉड हो रहे हैं यहाँ पर अगर कंपेयर करोगे आप लोग यहाँ पर, और यहाँ पर दिखा रहा है कि कितना अलग तरीके से यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है।
तो यहाँ पर अमाउंट और नंबर ऑफ केसेस आप लोगों को दिखाए गए। तो नंबर ऑफ केसेस में यहाँ पर प्राइवेट बैंक देखने को मिलेगा, और अमाउंट में भी जब केस हो रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है प्राइवेट बैंक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें भी इन्होंने चीजों को समझाने की कोशिश की है कि अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर ये जो फंडा है, ये 2016 डिमोनेटाइजेशन कोविड-19 के बाद में बढ़ा है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर इसकी वजह से आरबीआई ने ये बताया कि उस टाइम से लेके अब तक 90% सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट इसी चीज में हुआ है। यानी कि डिजिटल पेमेंट को अगर आप लोग देखोगे ना, जो फिलहाल के टाइम पर जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और जो अब तक का यहाँ पर ये फ्रॉड देखने को मिले हैं, तो 90% यार, पहले इंसान अपने घरों में भाई साहब अपने बिस्तर के अपने बिस्तर में तकिया के नीचे और पता नहीं कहाँ पैसे छुपा के रखा करते थे, पर लेकिन आज की डेट में सारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। तो यहाँ से इसको लूट लो भाई, सारी चीजें बल्ले बल्ले बल्ले। तो अभी यहाँ पर बताया गया साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा अगर घपला कहीं पर हुआ है तो वो हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में। दूसरे नंबर पर एक्सिस बैंक, तीसरे नंबर पर आप लोग को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, चौथे नंबर पर आप लोग को एचडीएफसी, पांचवें नंबर पर आईसीआईसीआई। पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, कि प्राइवेट बैंक में 62% ऑफ टोटल जो फ्रॉड हुए हैं वैल्यू के मामले में, और 53% केसेस के मामले में, नंबर ऑफ केसेस यानी कितने लोग ठगे गए हैं, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि प्राइवेट बैंक आप लोग को टॉप पर नजर आता है। तो प्राइवेट बैंक के अंदर में ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक। तो फिर भी हमारे देश के अंदर में जो गवर्नमेंट बैंक है वो ज्यादा सुरक्षित आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर में सबसे ज्यादा कौन से में होंगे, नॉर्मल सी बात है, सबसे बड़ा कौन सा है तो ये तो आरबीआई का छोटा भाई है, एसबीआई, तो इसी में रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर भी प्राइवेट सेक्टर के कंपेयर में कम है यहाँ पर। पॉसिबली ट्रेड ऑफ के बारे में बात करें तो प्राइवेट जो बैंक है वो प्रायोरिटी दे रहे हैं यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस को, और इसी की वजह से कई बार पोटेंशियल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है साइबर सिक्योरिटी का। मतलब अपनी सर्विसेज को यूजर फ्रेंडली बनाने के चक्कर में कई बार ये क्या करते हैं, ये आप लोगों की जो सिक्योरिटी है उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ठीक है, कि हाँ ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे पास में आ जाए कि ठीक है चलो ऑनलाइन अकाउंट खोलना स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन अकाउंट कैसे कैसे किसने हैक करके फ्रॉड करके कोई ऑनलाइन अकाउंट खोल लिया, उसमें ट्रांजेक्शन कर लिया, तो ये दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो ये जो डेटा दिखा रहा है ये बता रहा है कि प्राइवेट सेक्टर यूजर फ्रेंडली बनने के चक्कर में ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर। तो ये आप लोग की हो गई इस पर्टिकुलर टॉपिक की जो मेन बॉडी हो गई, इसमें सारी बातें मैंने बता दी क्या क्या चल रहा है, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बता दिए कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट देकर पूछ लेंगे वैसा भी है कि कहाँ कहाँ पर किस किस स्टेट में सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, कौन कौन से बैंक के अंदर में सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या कब से फ्रॉड होने ज्यादा स्टार्ट हुए हैं डिमोनेटाइजेशन और कोविड-19 के बाद में, क्योंकि लोग ऑनलाइन चले गए। तो सोल्यूशन क्या है, अगर आप लोगों से कोई यहाँ पर पूछे तो सोल्यूशन भी बता दो भाई इसका। तो वे फॉरवर्ड सबसे पहला तो ये कि हम लोगों को यहाँ पर अपनी साइबर सिक्योरिटी मेजर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे देश के अंदर में साइबर सिक्योरिटी मेजर नहीं है, पर लेकिन फिर भी उस लेवल पर नहीं है कि हम लोग बोले कि यार बहुत ही अच्छे लेवल पर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी चीजें इमीडिएटली डिटेक्ट कर कर हम लोग सारी चीजों का सोल्यूशन निकाल देते हैं। तो ये समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये हो गई कि हम लोग को अपने लेवल पर काम करना पड़ेगा कि चीजें स्ट्रेंथन करो। ठीक है, मतलब मैं ये बोलूं आप लोगों को कि भाई आप लोगों को अपनी अगर हेल्थ बेकार होने से बताना है, बचाना है, तो बाकी तो एक इंसान होता है ना कि भाई साहब डॉक्टर के पास में जाकर अपना इलाज करवा रहा है, बीमार हो गया है। अगर आप लोग डॉक्टर को इतना पैसा दे रहे हो उसमें से थोड़ा सा पैसा अगर अपने ऊपर ही लगा लो तो हेल्थ ही बेकार नहीं होगी। पर लेकिन आप लोगों को तो इंटरेस्ट है इस चीज में कि डॉक्टर के पास ना जाए तो मजा ना आए। तो भाई सरकार ने तो रूल और रेगुलेशन बना दिए कि भाई टाइम पर सो जाओ, टाइम पर उठ जाओ, ठीक है, अपना काम निपटा लो। पर आप लोग टाइम पर सोने उठने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब सरकार अपने कानून बना ले कि हेलमेट पहन कर जाओ, आप लोग हेलमेट पहनने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों ने फिर भी भाई साहब अपना सर ठोकना है खंबे में जाकर, गाड़ी में जाकर। तो इसलिए पब्लिक अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कानून तो है, एजुकेशन तो है, पर लेकिन क्या आप लोग उन कानून एजुकेशन को मान रहे हो। तो बैंक को कस्टमर के लिए अवेयरनेस, ऑनलाइन प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके बारे में प्रॉपर उनको समझाएं, स्कैम और फ्रॉड के बारे में। इसीलिए कई सारे बैंक ये कहते हैं कि अपना ओटीपी शेयर मत कर देना जब भी कस्टमर केयर पे आप लोग कॉल करते हो। ठीक है, तो ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है, पर हम लोग सुनते कहाँ हैं। हम तो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, हम हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो हम तो भाई साहब अलग ही लेवल के बात से हैं। हम तो जो आप लोग बोल सकते हैं कि जो यमराज है उसके सींग पर बैठकर घूमते हैं, यमराज की भैंस की सींग पर बैठ के घूमते हैं। ठीक है, कि आओ ठोक कर दिखाओ। तो कोलेबोरेशन जो है जरूरी है यहाँ पर उन लोगों के साथ में जो रेगुलेटरी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर खासकर कोलेबोरेट किया जाए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक में, एक दूसरे से सीखा जाए कौन कहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि चीजों को लेकर चला जा सके। और खासकर सबसे बड़ी बात आएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी तकड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। एक टाइम था हमारे देश के अंदर में एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट इतना हुआ करता था जिसकी कुछ हद नहीं है, तो उसके ऊपर में भी एक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ पर बैंक जो है फ्रॉड को कैसे रोका जाए, यहाँ पर तो रेगुलेटरी बॉडी जब टाइट करेगी इनको तो तब सुधरेंगे। और सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी अपनी इसके लिए तो काम करना ही पड़ेगा भाई। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है, तो बैंक को उसके हिसाब से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके चल सकते हैं। तो ये फ़ोकस देने वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है? तो समझ में आ गया? तो पूरा का पूरा टॉपिक डेटा पॉइंट के साथ में सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी एक-एक कर। अब कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए और एक चीज़ और छोटी-सी बोल देता हूँ एंडिंग में। अगर आप लोगों के पास में कोई भी मोबाइल है, कोई भी बैंकिंग सिस्टम आप लोग का, एक चीज़ ध्यान रख लेना कि भाई साहब कोशिश करना कि जो भी एटीएम का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी एटीएम में से पैसे निकालने हैं जो एटीएम बैंक के अंदर हो या फिर बैंक के पास में हो। जो इंडिपेंडेंट एटीएम होते हैं, इधर-उधर कोने पर बना दिए जाते हैं कोपचे में कहीं ले जाकर, उनसे पैसे मत निकालना वरना आप लोग के एटीएम को क्लोन कर लिया जाएगा और वहां पर कैमरे लगे होते हैं, उसमें आप लोगों का पिन आ जाएगा। एटीएम क्लोन हो गया, पिन उनके पास में आ गया। अब समझो क्या होगा आप लोगों के साथ में, मुझे इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया? कैसा लगा टॉपिक? कुछ अवेयरनेस हुई? घुसी जिंदगी में कुछ अच्छी बातें? और अपना फोन रीस्टार्ट करना, वो वाली बात जरूर याद रखना। तो टॉपिक में फीडबैक जरूर देना कैसा लगा, अच्छा या बुरा बता देना कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ में अपना फीडबैक दे दिया करो जैसा भी आप लोगों को लगता है, और दूसरों के साथ में जरूर शेयर करना क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो इंपॉर्टेंट ही है, साथ साथ में आप लोगों के लिए जरूरी है यहाँ पर। ये बेसिकली आप लोगों की लाइफ के पॉइंट ऑफ से भी, वरना कमाया हुआ सारा पैसा तलैंडी में जाता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है?